मित्रों, आज हम ठोस अवस्था पर चर्चा करेंगे। 12वीं क्लास का ये पहला चैप्टर है और राजस्थान बोर्ड में इसके 3 अंक हैं। बहुत इंटरेस्टेड और ये अच्छा चैप्टर है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ठोस अवस्था कहते किसे? ठोस है क्या है? ठोस किसी पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जिसका कि एक निश्चित आकार होता है एवं एक निश्चित द्रव्यमान होता है तथा ब्रह्मांड में एक निश्चित स्थान घेरती है, ऐसी अवस्था को ठोस अवस्था के नाम से जाना जाता है। एवं इस पदार्थ को, ऐसे पदार्थ को या इस पदार्थ को अपन ठोस पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो मैंने परिभाषा ब्लैक बोर्ड पर लिख रखी है आपके लिए, मैं वापस से रिपीट करता हूं कि किसी पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जिसका कि एक निश्चित द्रव्यमान तथा एक निश्चित आयतन होता है और निश्चित आकृति होती है और ब्रह्मांड में एक निश्चित स्थान घेरती है, तो उस अवस्था को ठोस अवस्था के नाम से जाना जाता है एवं ऐसे पदार्थ को ठोस पदार्थ के नाम से जानते हैं। इसकी अपन एंट्रोपी के आधार पर, एंट्रोपी के बेस पर अपन ठोस, द्रव और गैस की चर्चा करें तो किसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है और किसकी एंट्रोपी कम होती है? एंट्रोपी एक ऊष्मा गतिकी के टर्म में जो अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में 11th क्लास में पढ़ी है। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी एक अव्यवस्था का मापक्रम है। एंट्रोपी क्या है? अव्यवस्था का मापक्रम। अब ठोस, द्रव, गैस में, ठोस, द्रव और गैस में किसकी अवस्था का मापक्रम करें अपन? तो ठोस, द्रव और गैस में अपन उनके अवयवी कणों की अवस्था का मापक्रम करते हैं। तो गैस में अवयवी कण बहुत दूर दूर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि गैस के अंदर अवयवी कणों की अवस्था सबसे अधिक होती है। द्रव में अवयवी कण थोड़े पास पास होते हैं और ठोस के अंदर अवयवी कण एक सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित होते हैं। ठोस के अंदर अवयवी कण एक सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित होते हैं। जब एक सुव्यवस्थित ढंग से अवयवी कण ठोस के अंदर व्यवस्थित होते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस ठोस पदार्थ की एंट्रोपी सबसे कम होती है और गैस के अंदर अवयवी कण बहुत दूर दूर बिखरे हुए होते हैं, अर्थात गैस के अंदर अवयवी कणों की अवस्था सबसे अधिक होती है और अवयवी कणों की अवस्था सबसे अधिक होने के कारण ही गैस पदार्थ की एंट्रोपी सबसे अधिक होती है। द्रव की एंट्रोपी गैस से कम होती है और ठोस की एंट्रोपी सबसे कम होती है। तो ठोस, द्रव, गैस में एंट्रोपी का घटता क्रम ये होता है। कई बार पूछ लेते हैं अपन, इसको कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि ठोस, द्रव, गैस में एंट्रोपी का घटता क्रम क्या है। इस वजह से मैंने इसको एंट्रोपी से जोड़ा। उसके बाद आते हैं ठोस के अभिलाक्षणिक गुण कि ठोस पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या हैं। तो ठोस पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण मैंने ब्लैक बोर्ड पर अंकित कर रखे हैं। देखो कौन कौन से होते हैं। देखो, ठोस पदार्थ का एक निश्चित आकार, निश्चित आयतन और एक निश्चित द्रव्यमान होता है। ठोस पदार्थ का एक निश्चित आकार, निश्चित आयतन और एक निश्चित द्रव्यमान होता है। ठोस में अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाए जाते हैं। इस प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल के कारण ठोसों का ऊष्मीय स्थायित्व का मान उच्च होता है। ऊष्मीय स्थायित्व का मान उच्च क्यों होता है? आप ये कहें कि ऊष्मीय स्थायित्व का मान उच्च क्यों है? कि जब इनके मध्य प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल होगा तो इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अपने को अधिक ऊष्मा देने की जरूरत पड़ेगी और जब अधिक ऊष्मा देने की जरूरत पड़ेगी तो इसका मतलब क्या है कि इनका ऊष्मीय स्थायित्व क्या होगा? उच्च। जब इनका ऊष्मीय स्थायित्व उच्च है तो इसका मतलब क्या है कि ठोसों के गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अगला पॉइंट आता है ठोसों के गुणों में। तो ठोस कठोर एवं असंपीड़ित होते हैं। ठोस कैसे होते हैं? कठोर एवं असंपीड़ित, अर्थात इनको दबाया जाए तो ये
दबते नहीं है। क्यों? क्योंकि अवयवी कण एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित होते हैं। तो अपन ने ठोस के अभिलाक्षणिक गुणों की चर्चा कर ली कि ठोस के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक है इसका ठोसों का, वो क्या है कि ठोस पदार्थ का वर्गीकरण। तो अब पढ़ेंगे अपन ठोस पदार्थ का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण अवयवीय कणों के आधार पर किया गया है। अवयवीय कणों के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। पहले अपन स्टडी करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्रिस्टलीय ठोस की। तो क्रिस्टलीय ठोस कहते किसे हैं, इसके अभिलाक्षणिक गुण क्या हैं? तो क्रिस्टलीय ठोसों के अभिलाक्षणिक गुण ये मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख रखे हैं बच्चों, देखो। इसमें पहला गुण क्या है क्रिस्टलीय ठोसों का, कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवीय कणों की एक निश्चित और नियमित सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित होने का गुण पाया जाता है। तो अवयवीय कण क्रिस्टलीय ठोसों में नियमित और सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित होते हैं। और ये अपन ने इस चित्र को बना रखा है कि अवयवी कण ये हैं, जो एक डॉट गोला है ये एक अवयवी कण को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अवयवी कण एक सिस्टमेटिक मैनर में एक निश्चित व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित हैं और एक निश्चित व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित होकर के एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको कि अपन क्रिस्टल जालक के नाम से जानते हैं। अवयवी कण क्रिस्टलीय ठोसों में एक निश्चित और नियमित और सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित होते हैं। इस व्यवस्था को अपन बोलते हैं लॉन्ग रेंज पैटर्न, दीर्घपरास व्यवस्था। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण एक दीर्घपरास व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित होते हैं, अर्थात एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर व्यवस्थित होते हैं और सिस्टमेटिक मैनर के अंदर व्यवस्थित होकर के एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं अपन क्रिस्टल जालक। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। क्रिस्टलीय ठोसों में एक बहुत अच्छा गुण पाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकता दर्शाते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। विषम दैशिकता है क्या चीज है? इंपॉर्टेंट है विषम दैशिकता, कई बार पूछी जाती है कि क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म, विषम दैशिकता की मैं परिभाषा बोल रहा हूं। क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म जैसे कि चालकता है, प्रतिरोधकता है, अपवर्तनांक है और इत्यादि, विस्कासता है, श्यानता है, जो कि द्रव के अंदर है, ठोसों में नहीं। ठोसों में अपन चालकता है, अपवर्तनांक है, प्रतिरोधकता का अध्ययन करते हैं। इनका मान भिन्न भिन्न दिशा में अलग अलग दिशा के अंदर अलग अलग मान प्राप्त होता है। इस गुण को अपन बोलते हैं विषम दैशिकता। ठोसों के भौतिक गुणधर्म जैसे कि प्रतिरोधकता है, चालकता है और अपवर्तनांक का मान है, भिन्न भिन्न दिशा में भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। इस गुण को बोलते हैं विषम दैशिकता। इसको समझने का प्रयास करो कि किस प्रकार से भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। देखो, क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर ये अवयवीय कणों की एक व्यवस्था है, जिसको कि मैंने एक वन डायमेंशनल के रूप में, टू डायमेंशनल के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। आगे चल करके क्रिस्टलीय ठोसों की एक कोष्ठकाकार उसका अध्ययन करेंगे, अपने को पूरा पढ़ना है। एक मैंने क्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था में अवयवी कणों की व्यवस्था दर्शाई है। यहां पर देखो, अवयवी कणों की ये दीर्घपरास व्यवस्था के अंदर ये दो अवयवी कण जो कि क्षैतिज व्यवस्था में अवयवी कण है, वो पास पास है, बिल्कुल पास, ये पास पास है, ये पास पास है। लेकिन ये अवयवी कण जो ऊर्ध्वाधर व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित है, ये दूर दूर है, थोड़े थोड़े। अब मैं बात करूं कि यहां पर करंट का फ्लो कर रहे हैं, इस दिशा के अंदर अगर करंट का फ्लो करें तो इस दिशा में अवयवी कण पास पास है, तो इस दिशा में करंट का फ्लो, और इस दिशा के अंदर करंट का फ्लो करें अपन तो इस दिशा में अवयवी कण दूर दूर है, तो इस दिशा में करंट का फ्लो कम होगा, जबकि इस दिशा में अवयवी कण पास पास है, तो करंट का फ्लो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो दोनों दिशाओं के अंदर किसकी मान, चालकता का मान अलग अलग हुआ है नहीं?
अरे चालकता का मान अलग हुआ ना। इसी प्रकार से अपवर्तनांक की बात करें अपन, जब प्रकाश की किरण कोई पारदर्शी माध्यम है ठोस, जब प्रकाश की किरण इस दिशा से गुजरेगी तो अपवर्तनांक का मान कुछ अलग प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर दो अवयवी कणों के बीच की दूरी कम है, लेकिन जब प्रकाश की किरण इस दिशा से गुजरेगी तो अपवर्तनांक का मान कुछ अलग प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों अवयवी कणों के बीच की दूरी ज्यादा है, दोनों अवयवी कणों के बीच की दूरी ज्यादा है। अतः क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म हैं जो अलग अलग दिशा में अलग अलग प्राप्त होते हैं। इस गुण को बोलते हैं अपन विषम दैशिकता। और अगला है क्रिस्टलीय ठोसों गुणों में, क्रिस्टलीय ठोस वाष्पिक ठोस होते हैं, इनको बोलते हैं अपन ट्रू सॉलिड। वाष्पिक ठोस क्यों होते हैं? कोई बच्चा ये कहे कि वाष्पिक ठोस क्यों है क्रिस्टलीय ठोस? तो क्रिस्टलीय ठोस वाष्पिक ठोस इस वजह से, जो क्रिस्टलीय जो यदि किसी क्रिस्टल की जो आकृति है वो आकृति बनी रहेगी रूम टेम्परेचर पर भी, उसकी आकृति नहीं बिगड़ती है। टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ाया जाए तो आकृति नहीं बिगड़ेगी। अर्थात अवयवी कण सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित हैं और एक विशेष आकृति का निर्माण कर लेते हैं। इसी वजह से एक क्रिस्टलीय ठोसों को अपन कोई क्या बोलते हैं? वाष्पिक ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्पिक ठोस। उसके बाद इस क्रिस्टलीय ठोसों के गुणधर्मों में अगला है, क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर एक वक्र आता है जिसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र। तो क्रिस्टलीय ठोसों का जो शीतलन वक्र है वो अपने को असतत प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? असतत। उसको समझते हैं। तो शीतलन वक्र क्या है? जब क्रिस्टलीय ठोसों के लिए अपन तापमान और अवस्था के मध्य एक तो अवस्था ले लें और एक तापमान के बीच में कर्व खींचे, वक्र खींचे, तो ये इस प्रकार का वक्र प्राप्त होगा। इस वक्र को बोलते हैं अपन असतत शीतलन वक्र। तो क्रिस्टलीय ठोसों का जो शीतलन वक्र प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा? असतत प्राप्त होगा। असतत क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि अगर इनको गर्म करें क्रिस्टलीय ठोसों को तो एक निश्चित तापमान पर संपूर्ण क्रिस्टल एक निश्चित तापमान पर गलेगा, उसको बोलेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट। और जब पूरा की पूरा गल करके द्रव अवस्था में नहीं आ जाता, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से गला उधर से वाष्प बनना प्रारंभ होगा, ऐसा नहीं होगा। क्रिस्टलीय ठोसों में एक निश्चित तापमान पर पूरा ही पूरा क्रिस्टल गल करके द्रव अवस्था में आ जाएगा। उसके बाद उसको और गर्म किया जाए, उसको और गर्म किया जाए तो कौन सी अवस्था में प्राप्त हो जाएगा? वो गल करके द्रव से वाष्प अवस्था के अंदर प्राप्त हो जाएगा। इसको बोलेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो अपन उस पूरा ही पूरे की जब पूरा ही पूरा गल जाएगा उसके बाद में उसको और तापमान देंगे, तापमान बढ़ता जाएगा, तापमान बढ़ता जाएगा और एक ऐसी अवस्था आएगी उसकी वाष्प बनना प्रारंभ हो जाएगी। तो इस वजह से क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित तापमान पर पूरा ही पूरा क्रिस्टल पिघलता है, एक निश्चित तापमान पर उबलना प्रारंभ होता है। इसी वजह से क्रिस्टलीय ठोसों का जो शीतलन वक्र है वो कैसा प्राप्त होगा? डिसकंटिन्यूअस अर्थात असतत शीतलन वक्र प्राप्त होता है अपने को। किनका? क्रिस्टलीय ठोसों का। उसके बाद अगला है इसमें अक्रिस्टलीय ठोसों का गुणधर्म। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? अक्रिस्टलीय ठोसों के गुणधर्म। अक्रिस्टलीय ठोसों के गुणधर्म। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण अनियमित ढंग से व्यवस्थित होते हैं और इस अनियमित ढंग से व्यवस्थित होने वाली इस व्यवस्था को अपन बोलते हैं लघु परास व्यवस्था अर्थात शॉर्ट रेंज पैटर्न। अर्थात अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर अवयवीय कणों की लघु परास व्यवस्था देखने को मिलती है। यह लघु परास व्यवस्था इस प्रकार से है कि इसमें अवयवी कण देखो रैंडमली अरेंजमेंट है, कोई अवयवी कण किधर है, कोई अवयवी कण किधर है। इस व्यवस्था को बोलते हैं अपन अनियमित ढंग से व्यवस्था। और इस पैटर्न
को बोलते हैं अपन शॉर्ट रेंज पैटर्न अर्थात लघु परास व्यवस्था। देखो जो एक्रिस्टलीय है ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं अपन एमोर्फस सॉलिड। तो ये एमोर्फस जो वर्ड है वो एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शेपलेस अर्थात आकृति विहीन। एमोर्फस का शाब्दिक अर्थ होता है आकृति विहीन। अतः एक्रिस्टलीय ठोस एक आकृति विहीन ठोस होते हैं। आकृति विहीन ठोस क्यों है? कोई अवयवी कणों की नियमित और रेगुलर व्यवस्था नहीं है। इस वजह से इनको बोलते हैं अपन इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इनमें मिलता है इर्रेगुलर अनियमित व्यवस्था मिलती है। इसी में अनियमित जब व्यवस्था है तो इनकी कोई आकृति नहीं है अर्थात इनकी आकृतिहीन अर्थात इनकी अनियमित आकृति पाई जाती है। अनियमित आकृति है तो ये क्रैकेबल होते हैं अर्थात भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? भंगुर। कांच है, अगर आप कांच को अगर अपन दबाव देंगे पुश करेंगे काटना चाहें और उसको दबाएंगे तो एक मतलब कहने का वो अनियमित तरीका से टूट जाता है। अनियमित तरीका से अर्थात भंगुर प्रवृत्ति का होता है क्योंकि कांच एक कैसा होता है एक्रिस्टलीय ठोस होता है। ये इसमें इसलिए इनको क्या बोलते हैं आकृति विहीन ठोस। ये इसका रहा भाई अवयवी कणों की अनियमित व्यवस्था। फिर आता है इनका शीतलन वक्र। तो एक्रिस्टलीय ठोसों का जो शीतलन वक्र होता है वो सतत होता है। कैसा होता है? सतत, कंटिन्यूअस। अगर एक्रिस्टलीय ठोसों के तापमान और अवस्था के बीच कर्व खींचा जाए तो यह वक्र प्राप्त होगा, वो कंटिन्यूअस प्राप्त होगा। किसी एक्रिस्टलीय ठोस को अगर अपन गर्म करें तो जिधर से तापमान मिलेगा उधर से पिघलना प्रारंभ हो जाएगा। जिधर से तापमान मिलेगा उधर से पिघलना प्रारंभ हो जाएगा और जिधर तापमान नहीं मिलेगा उधर से पिघलना प्रारंभ नहीं होगा। इसीलिए ऐसा नहीं है कि एक निश्चित तापमान पर पूरा एक्रिस्टलीय ठोस गले। जिधर से तापमान मिलता रहेगा वो पिघल करके द्रव से वाष्प अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरी तरफ से ठोस रहेगा। इसलिए इनका एक्रिस्टलीय इसी वजह से एक्रिस्टलीय ठोसों का निश्चित गलनांक एवं क्वथनांक नहीं होता है और निश्चित गलनांक क्वथनांक नहीं होने की वजह से इनका जो शीतलन वक्र है वो इस प्रकार से कैसा प्राप्त होता है? कैसे प्राप्त होता है? सतत प्राप्त होता है। इस प्रकार सतत प्राप्त होता है। ठीक है ना? यहां पर मैंने अवस्था ली और यहां पर मैंने तापमान लिया। तो देखो कम तापमान इधर सुनो फॉर एग्जांपल कम तापमान जिधर तापमान कम है तापमान दिया अपन ने, इधर तापमान ज्यादा दे रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने अवस्था पढ़ी, कौन सी अवस्था है? अगर यहां पर मैंने तापमान दिया ज्यादा तो पिघले की तरफ अवस्था बदल गई तो यहां पर कौन सी अवस्था होगी? ठोस अवस्था है क्योंकि यह प्रभावित रह रही है। फिर तापमान बढ़ाता जा रहा घटता जा रहा है घटता जा रहा है, उधर से तापमान आयर होगा घटता जा रहा है तो मतलब कहने का वो ठोस है अवस्था है वो फिर वापस से द्रव में आ रही है, द्रव में आती जा रही है। इस प्रकार से अपने का जो शीतल वक्र प्राप्त होगा वो कैसा होगा? सतत प्राप्त होगा। उसके बाद आता है इसकी अगली प्रॉपर्टी वो है एक्रिस्टलीय ठोसों में एक गुण पाया जाता है, इसको बोलते हैं समदैशिकता का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? समदैशिकता। समदैशिकता क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस किसके? एक्रिस्टलीय ठोसों की एक्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म जैसे कि चालकता है, अपवर्तनांक है, प्रतिरोधकता है इत्यादि का मान भिन्न भिन्न दिशाओं में कैसा प्राप्त होगा? समान प्राप्त होता है। भिन्न भिन्न दिशाओं में समान प्राप्त होता है भौतिक गुणधर्म का मान। तो इस गुण को बोलते हैं समदैशिकता के नाम से जाना जाता है और एक्रिस्टलीय ठोसों में ये देखने को मिलता है। देखो समदैशिकता को समझे, ये अपन ने एक्रिस्टलाइन सॉलिड लिया तो देखो एक्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर मैं इस दिशा के अंदर मैं अपवर्तनांक का अध्ययन करूं और देखो इस दिशा के अंदर मैं अपवर्तनांक का अध्ययन करूं तो देखो ऑलमोस्ट सिमिलर प्राप्त होगा क्योंकि अवयवी कण की संख्या लगभग समान प्राप्त हो रही है। 1 2 3 4 5 इधर 5 प्राप्त हो रहे, 1 2 3 4 5 लगभग इधर भी 5 प्राप्त हो रहे अर्थात ऑलमोस्ट सिमिलर अवयवी कण प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि अनियमित व्यवस्था के कारण अवयवी कणों लगभग समान प्राप्त हो जाते हैं। इसी वजह से एक्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म अलग अलग दिशाओं के अंदर के क्या प्राप्त होंगे? समान। और इस गुण को बोलते हैं अपन समदैशिकता। क्या बोलते हैं?
समदेशिकता आइसोट्रोपिक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनाइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक। उसके बाद आता है कि अक्रिस्टलीय ठोसों को अपन बोलते हैं आभासी ठोस, स्यूडो सॉलिड, इंग्लिश में बोलते हैं इनको स्यूडो सॉलिड, अर्थात अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण रह गए। क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण क्या है और अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण क्या है? तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरणों पर अपन चर्चा करते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण में जैसे कि हीरा है, हीरा कैसा होगा? क्रिस्टलीय ठोस। उदाहरण देखो इधर, हीरा, ग्रेफाइट है, ये क्रिस्टलीय ठोस है। NaCl है, क्रिस्टलीय ठोस है। KCl है, क्रिस्टलीय ठोस है। फिटिग्री है, क्रिस्टलीय ठोस है। अर्थात ये क्रिस्टलीय ठोस है। और अक्रिस्टलीय ठोस, ये तो क्या क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा एग्जांपल उसके अक्रिस्टलीय ठोसों के, जैसे कि कांच है, रबड़ है, प्लास्टिक है। ये क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय सॉलिड। इसमें अपन सिलिकेट्स भी ले सकते हैं। सिलिकेट्स भी कैसे हैं? क्रिस्टलीय ठोस हैं। सिलिका कार्बाइड है, वो भी कैसा है? क्रिस्टलीय ठोस है। तो क्रिस्टलीय ठोसों के बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। तो इस प्रकार से अपन क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के गुणधर्म पढ़ लेते हैं। उसके बाद इनमें अंतर करेंगे अपन। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर को पढ़ते हैं। क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। अब अंतर पढ़ते हैं। तो इनमें पहला अंतर है कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवीय कणों की दीर्घपरास व्यवस्था देखने को मिलती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवीय कणों की लघुपरास व्यवस्था देखने को मिलती है। लघुपरास व्यवस्था इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि इसमें अवयवीय कण अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, जबकि इसमें क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण एक सुव्यवस्थित ढंग से एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होने के कारण इनमें दीर्घपरास व्यवस्था पाई जाती है। क्रिस्टलीय ठोसों का जो शीतलन वक्र है वो सतत होता है। ऐसा होता है सतत। सॉरी, क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र असतत होता है। क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र क्या होता है? असतत। असतत क्यों होता है? क्योंकि एक निश्चित तापमान पर ही क्रिस्टलीय ठोस गलते हैं और एक निश्चित तापमान पर ही क्रिस्टलीय ठोस उबलते हैं। संपूर्ण क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित तापमान पर गलेगा और एक निश्चित तापमान पर उबलता है। इस वजह से इसका शीतलन वक्र असतत प्राप्त होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र सतत प्राप्त होता है। अगला है क्रिस्टलीय ठोसों के बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक निश्चित होते हैं। ठीक, क्योंकि एक निश्चित तापमान पर उबलते और पिघलते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक एवं क्वथनांक दोनों की दोनों निश्चित नहीं होते, अर्थात अनिश्चित होते हैं। अगला है अंतर है इसमें, क्रिस्टलीय ठोसों में विषम देशिकता का गुण पाया जाता है। विषम देशिकता मतलब क्या है कि क्रिस्टलीय ठोसों के जो भौतिक गुणधर्म हैं, जैसे कि अपवर्तनांक है, चालकता है, प्रतिरोधकता है, इनके मान अलग अलग दिशाओं में अपने को अलग अलग प्राप्त होते हैं। इस गुण को विषम देशिकता के नाम से जाना जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में समदेशिकता का गुण पाया जाता है। अर्थात
अक्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म जैसे कि प्रतिरोधकता, चालकता, अपवर्तनांक इत्यादि के मान अलग अलग दिशाओं में समान होते हैं। यह गुण समदैशिकता कहलाता है। क्रिस्टलीय ठोसों में एक रेगुलर व्यवस्था होने के कारण ये वास्तविक ठोस हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों ये आभासी ठोस हैं। कैसे हैं? आभासी। आभासी ठोस इसलिए है क्योंकि ये मैंने अभी बताया था कि अक्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं एमोर्फस, और एमोर्फस एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आकृति विहीन। अतः ये जो होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस ये आकृति विहीन ठोस होते हैं। अगला है क्रिस्टलीय ठोस, इसी वजह से इनको बोलते हैं आभासी ठोस। अक्रिस्टलीय ठोसों को क्या बोलते हैं? इसी वजह से इनको आभासी ठोस। अगला अंतर है, अगर क्रिस्टलीय ठोसों को तेज धार वाले औजार से काटा जाए तो ये स्पष्ट रूप से विदृत होते हैं और दोनों सतह चमकीली प्राप्त होती हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस स्पष्ट रूप से विदृत नहीं होते। इनमें अगला अंतर आता है कि क्रिस्टलीय ठोस असंपीड़ित होते हैं, अवयवीय कण बिल्कुल क्लोजली होते हैं और एक सुव्यवस्थित पैटर्न में होते हैं। इस वजह से इनको कंप्रेस दबाया नहीं जाता, जबकि अनियमित व्यवस्था अक्रिस्टलीय ठोसों में देखने को मिलती है। इस वजह से इनको हल्का कंप्रेस किया जा सकता है और ये हल्के संपीड़ित होते हैं। फिर है क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण जैसे कि हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिकेट्स हैं, सिलिका कार्बाइड्स है, NaCl है, KCl है और सोना है, चांदी, ये सभी की सभी क्रिस्टलीय ठोसों में आते हैं। उसके बाद अक्रिस्टलीय ठोसों में कांच है, रबड़ है, प्लास्टिक है, गुड़ है, शक्कर है, ये सब की सब क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस हैं। तो इस प्रकार अपन क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर कंप्लीट कर लेते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठोसों का वर्गीकरण आणविक बलों के आधार पर। आणविक बलों के आधार पर ठोसों को इन 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आयनिक ठोस, दूसरा धात्विक ठोस, तीसरा सहसंयोजक ठोस और चौथा आणविक ठोस। इसको बोलते हैं आयनिक सॉलिड, इसमें इसको मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस को सैसियक ठोस, कोवेलेंट सॉलिड और आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन आयनिक ठोस। देखो आयनिक ठोस में अवयवी कण विपरीत आवेशित आयंस होते हैं। इन विपरीत आवेशित आयंस जैसे कि NaCl लिया मैंने एग्जांपल, इस NaCl और ऐसे KCl एग्जांपल लिया, तो इसमें विपरीत आवेशित आयंस क्या है? Na प्लस और Cl माइनस। KCl में विपरीत आवेशित आयंस क्या है? K प्लस Cl माइनस। तो अवयवी कण विपरीत आवेशित आयंस होते हैं और इन विपरीत आवेशित आयंस के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ये प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण जो बंध बनता है वो बंध बनता है आयनिक बंध, उसको आयनिक बंध के नाम से जाना जाता है। और आयनिक बंध की प्रबलता उच्च होती है। क्यों? क्योंकि विपरीत आवेशित आयंस के मध्य आकर्षण बल प्रबल होता है। इसी वजह से आयनिक ठोसों के गलनांक एवं क्वथनांक का मान उच्च होता है। आयनिक ठोसों के इसी वजह से गलनांक एवं क्वथनांक का मान उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक उच्च होने के साथ साथ ये कठोर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। आयनिक ठोसों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, क्योंकि इनमें प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल मिलता है। आयनिक ठोस अवस्था के अंदर विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन पिघली हुई अवस्था के अंदर, मैं बात करूं आयनिक ठोसों की,
अगर ये पिघली हुई अवस्था में, कौन सी अवस्था के अंदर, पिघली अवस्था के अंदर विद्युत के सुचालक होते हैं, पिघली हुई अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। लेकिन पिघली हुई अवस्था के अंदर आयनिक ठोसों में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जलीय आयनिक यौगिक के जलीय विलयन की तुलना में कम होता है। आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है। क्यों? क्योंकि विपरीत आवेशित आयन हैं वो जलीय विलयन में पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं और पूर्णतः मुक्त हो जाने के कारण ये आसानी से विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, जिस वजह से आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन की चालकता उच्च होती है। क्यों? क्योंकि जलीय विलयन के अंदर विपरीत आवेशित आयंस का इलेक्ट्रोड की ओर फ्लो या मोबिलिटी बढ़ जाती है, जबकि पिघली हुई अवस्था के अंदर मोबिलिटी विपरीत आवेशित आयंस की इलेक्ट्रोड की ओर कम होती है, अर्थात विपरीत आवेशित आयंस की ओर जाने की प्रवृत्ति कम होने की वजह से अर्थात प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जलीय विलयन नहीं होता है पिघली हुई अवस्था के अंदर। लेकिन जलीय विलयन के अंदर इनकी चालकता सर्वोत्तम मानी जाती है आयनिक ठोसों की। आयनिक ठोस के अंदर प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल मिलने के कारण ये कठोर एवं दृढ़ होते हैं और ठोस अवस्था के अंदर भी पाए जाते हैं। उसके इनके एग्जाम्पल बताऊं मैं आयनिक ठोसों के, तो आयनिक ठोसों के एग्जाम्पल में जाएगा सभी क्षार धातुओं के हैलाइड, सभी क्षार धातुओं के सल्फेट, क्षारीय मृदा धातुओं के हैलाइड, क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेट, क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेट, ऑक्सीडेट, क्षारीय मृदा धातु और क्षार धातुओं अधिकांशतः आयनिक यौगिकों का ही निर्माण करते हैं। विशेषकर आयनिक जो बंध मिलता है वो धातु और अधातु परमाणुओं के मध्य पाया जाता है। आयनिक यौगिकों की मैं बात कहूं तो आयनिक यौगिक 11वीं क्लास में तुम पढ़ ही चुके हैं कि आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायक के अंदर आसानी से विलयशील होते हैं। आयनिक यौगिक हैं वो ध्रुवीय विलायक में आसानी से विलयशील होते हैं और एक जल एक सर्वोत्तम ध्रुवीय विलायक है। इधर एग्जांपल्स मैंने बता दिया आपके लिए, NaCl है, KCl है, Na2SO4 है, K2SO4 है, ये सब की सब। इधर क्षार धातु है, क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेट हैं जैसे कि MCO3 क्षार धातु और इधर M2CO3, ये MCO3 क्षारीय मृदा धातुओं के रहे और ये MCO3 का M2CO3 ये क्षार धातुओं के कार्बोनेट्स है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि इधर सभी क्षार धातुओं के हैलाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्सीडेट ये सब की सब क्या है, आयनिक ठोस है। विशेषकर इनके अंदर अपना जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं वो आणविक बलों के आधार पर है, तो उसको याद रखना है कि इनके अंदर आयनिक ठोसों के अंदर जो आकर्षण बल मिलता है वो मिलता है कौन सा, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। उसके बाद पढ़ेंगे अपन धात्विक ठोस। धात्विक ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं? धात्विक ठोसों के अंदर अवयवी कण मिलते हैं कर्नेल और मुक्त इलेक्ट्रोड के मध्य आकर्षण, कर्नेल और मुक्त इलेक्ट्रॉन अवयवी कण होंगे कर्नेल एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन ये होते हैं अवयवी कण। अब कर्नेल किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। तो कर्नेल है क्या है? किसी धातु परमाणु से मैं बात करूं, जैसे कि सोडियम लिया मैंने, किसी धातु परमाणु से सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Na, इसके 3 कोष हैं,
Na के पास पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो किसी धातु परमाणु के संयोजी कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात जो बचा हुआ शेष भाग है वो कर्नेल कहलाता है। तो यहां पर मैंने लिया सोडियम मेटल, इसके वैलेंसी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर वाला शेल है, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। इधर इसका जो वैलेंसी शेल का इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोष का जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो निकल जाए तो शेष बचा हुआ भाग ये होगा। जो शेष बचा हुआ भाग होगा वो क्या होगा? कर्नेल होगा। क्या होगा? कर्नेल। ये 8 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए मैंने यहां पर, 4 तो ये रहे, 5वां ये, 6वां, 7वां और ये 8वां। ये अंदर के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये Na+ है। ये Na+ क्या है? एक कर्नेल है। तो कर्नेल और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अवयवी कण होते हैं धात्विक ठोसों। इन धात्विक ठोसों में जो आकर्षण बल होगा वो भी एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ही होता है, लेकिन वो कर्नेल और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच होता है। मेटेलिक सॉलिड किस प्रकार से होंगे? जैसे कि मैं बात करूं कोई धात्विक ठोस की, उसके अंदर जैसे Na है, सोडियम धातु लिया मैंने, मेटेलिक सोडियम मेटल लिया, उसके अंदर Na+ कर्नेल है, ये Na+ कर्नेल है, ये Na+ कर्नेल, ये Na+ कर्नेल। इन कर्नेल के बीच में अगर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसका अट्रैक्शन इस कर्नेल से भी होगा, इस कर्नेल से भी होगा, इस कर्नेल से भी होगा और इस कर्नेल से भी होगा। अर्थात कर्नेल का अट्रैक्शन वो होता है कोर इलेक्ट्रॉन से। इसको अपन कोर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक, संयोजी कोष का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कोर इलेक्ट्रॉन और कर्नेल के बीच आकर्षण होता है। इधर मेटेलिक सॉलिड है, इसमें बहुत सारे कर्नेल होंगे तो बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉन्स और कर्नेलों के बीच क्या होगा? आकर्षण बल होगा। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि धात्विक ठोस में जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है वो कर्नेल और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच लगता है। यह इस बंध की प्रबलता है। धात्विक ठोसों में जो मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, जो मेटेलिक बॉन्ड क्या होगा? कर्नेल और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होगा, वो मेटेलिक बॉन्ड होगा। इस बंध की जो प्रबलता है, जो आयनिक बंध की प्रबलता है, इसकी तुलना में क्या होती है? कम। तो आयनिक बंध की प्रबलता सबसे अधिक, मेटेलिक बॉन्ड की प्रबलता उससे कम। उसके बाद में फिर आते हैं इसमें धात्विक ठोसों के अंदर। ये धात्विक ठोस विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र बन जाता है। अब इसके अंदर करंट की फ्लो बात करें तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अपन ये निम्न इलेक्ट्रॉन विभव से उच्च इलेक्ट्रॉन विभव की ओर गमन करते हैं जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इधर मेटेलिक सॉलिड का गलनांक क्वथनांक प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो होता है मेटेलिक बॉन्ड की वजह से, इसी कारण इनका गलनांक और क्वथनांक धात्विक ठोसों का भी उच्च होता है। इधर मैं बात करूं किसकी? धात्विक ठोसों की। तो धात्विक ठोसों में सोना है, चांदी है, इधर कॉपर है, जिंक है, संकर्ण धातुएं अधिकांश से क्या है? ये धात्विक ठोस ही हैं। इधर ये धात्विक ठोस एक विशेष निबिड़ संकुलित संरचना के अंदर निबिड़ संकुलित संरचना का निर्माण करते हैं और एक विशेष पैकिंग संरचना का क्या करते हैं? ये निर्माण। उसके बाद अगला आता है तीसरा जो है वो है कोवेलेंट सॉलिड, जिसको बोलते हैं अपन सह संयोजक ठोस। इस सह संयोजक ठोस के अंतर्गत कौन कौन होते हैं? अवयवी कण। तो इन सहसंयोजक ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो होते हैं परमाणु। अवयवी कण क्या होते हैं सहसंयोजक ठोसों में? सहसंयोजक ठोसों के अंतर्गत अवयवी कण परमाणु होते हैं और इन सहसंयोजक ठोसों के मध्य जो आकर्षण बल मिलता है वो सहसंयोजक बंध की कोटि का होता है। किस बंध की कोटि का होगा? सहसंयोजक बंध की कोटि का होता है। इसमें अवयवी कण जो परमाणु होंगे, अधात्मिक परमाणु, ये विशेष क्रिस्टलीय संरचना के अंदर क्रिस्टलीकृत होते हैं। अवयवी कण जो होंगे परमाणु वो कैसे होंगे? आधात्मिक परमाणु।
कौन से परमाणु? आधात्मिक परमाणु। ये आधात्मिक परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना के अंदर क्रिस्टलीकृत होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं इसके उदाहरणों में, हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिका कार्बाइड है, इधर बोरिक एसिड है, SiO3। विशेष 3 एग्जांपल है। SiO3 हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में चला जाता है। इसके अंदर 3 कोवेलेंट सॉलिड के अंदर 3 ही एग्जांपल पढ़ते हैं अपन, हीरा है, ग्रेफाइट है और सिलिका कार्बाइड है, या सिलिकेट्स भी हैं। महत्वपूर्ण एग्जांपल 3 ही, हीरा, ग्रेफाइट और सिलिका कार्बाइड। इनमें हीरा के अंदर एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होता है। इसके अंदर कार्बन का पररूप है हीरा, कार्बन ही क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है, कार्बन ही स्केलेटन का निर्माण करता है, कार्बन ही बॉइड के अंतर्गत जाता है, रिक्तियों के अंतर्गत। जब अपन क्रिस्टल जालक पढ़ेंगे उसके अंदर बताऊंगी आपके लिए। ग्रेफाइट के अंदर इसकी हेक्सागोनल संरचना होती है ग्रेफाइट की, हीरा की टेट्राहेड्रल संरचना होती है, सिलिका कार्बाइड भी ये जाइंट मॉलिक्यूल हैं, मतलब वृत्ताकार के अणु का निर्माण करते हैं। मैं हीरा की बात करूं तो हीरा के अंतर्गत एक नेटवर्क का निर्माण होगा। इसी प्रकार से ग्रेफाइट के अंदर भी नेटवर्क का निर्माण होता है, इसी प्रकार से सिलिका कार्बाइड के अंदर भी नेटवर्क का निर्माण होगा। इस नेटवर्क के निर्माण की वजह से इन कोवेलेंट सॉलिडों को, सेसियोक ठोसों को अपन नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं, नेटवर्क सॉलिड। एक बार राजस्थान बोर्ड के अंदर एग्जाम्पल पूछा गया था, नेटवर्क ठोसों का कोई उदाहरण दीजिए, तो हीरा, ग्रेफाइट है, सिलिका कार्बाइड है, ये सब क्या है? सेसियोक ठोस ही हैं, जो कि क्या है? एक नेटवर्क सॉलिड है। इनमें सेसियोक बंध पाया जाता है, और जो सेसियोक बंध की प्रबलता होती है वो धात्विक बंध की तुलना में क्या होती है? कम होती है। ये जो सेसियोक ठोस होते हैं ये भी विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। सेसियोक ठोस के गलनांक क्वथनांक भी उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होता है। विशेष क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होने के कारण ये इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। इधर मैं इन हीरा और ग्रेफाइट की संरचना को आपके लिए बताता हूं। तो हीरा और ग्रेफाइट की संरचना क्या होगी? तो हीरा की संरचना होती है टेट्राहेड्रल। हीरे के अंदर 4 कार्बन होंगे, एक केंद्रीय कार्बन ये रहा, ये टेट्राहेड्रल बना लिया। ये भी वाला कार्बन है, ये भी टेट्राहेड्रल शेप में होगा। इधर एक बॉन्ड ये बना लिया, एक बॉन्ड इससे बना लिया, 1 2 3, एक बॉन्ड ये बना लिया। इधर इसी प्रकार से ये वाला भी 4 बॉन्ड बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये बना लिया, 1 2 ये 3 ये 4। उसके बाद ये भी कितने बॉन्ड बनाएगा? ये भी कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इधर देखो एक बॉन्ड ये बना लिया, इधर एक ये बन गया 2, एक ये बन गया 3 और एक ये बन गया 4। इधर प्रत्येक की टेट्राहेड्रल होगी। ये भी कितने बंद, इसने कितने बंद बना लिए? ये भी 4 बंद बनाएगा। तो एक बंद तो ये बना लिया, इधर पहला, दूसरा, तीसरा और एक ये चौथा। तो प्रत्येक कार्बन 4 बंद बनाता है। देखो इधर ऐसे ये भी 4 बंद बनाएगा, ये भी कार्बन 4 बंद बना रहा है, 1 2 3 4। इधर ये कार्बन भी कितने बंद बनाएगा? 4, 1 2 3 4। चारों की चारों बंद कैसे बनते हैं? टेट्राहेड्रल शेप के अंतर्गत बनते हैं। तो इस प्रकार हीरा की ग्रेट जाइंट संरचना होती है और टेट्राहेड्रल और एक विशेष पैकिंग होती है इसके अंदर, जो अपन पढ़ेंगे, जो जब अपन क्रिस्टलीय ठोसों में पैकिंग पढ़ेंगे अपन उस टाइम पर बताएंगे आपके लिए। उसके बाद मैं पढ़ता हूं, ये नेटवर्क का निर्माण करते हैं, कोवेलेंट सॉलिड है जो एक नेटवर्क सॉलिड का निर्माण करते हैं। तो इसके अंदर एक नेटवर्क बन गया, इसी वजह से इनको बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। उसके बाद आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है, हेक्सागोनल। और इसकी संरचना कैसी है? हीरा की टेट्राहेड्रल चतुष्फलक
हालांकि हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से हीरा विद्युत का कुचालक होता है। जबकि ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के अंदर अंतर्गत मुक्त इलेक्ट्रॉन पाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट भी इस प्रकार से कार्बन है, 3 बंध बना लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट के अंदर अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी का ये जिम्मेदार होता है। ये ग्रेफाइट की संरचना हुई हेक्सागोनल। ये लेयर टाइप संरचना होती है, इसकी होती है परतदार संरचना। ये इस प्रकार षटकोणीय परत बन जाती है इसकी हेक्सागोनल। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह लेयर टू लेयर होता है, इसी वजह से इसके अंदर ग्रेफाइट के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से देखने को मिलता है। उसके बाद जो बचा है सॉलिड है वो है आणविक ठोस। ये आणविक ठोसों के अंतर्गत जो आकर्षण बल पाए जाते हैं वो होते हैं वान डेर वाल कोटि के। वान डेर वाल कोटि के होते हैं इनके अंतर्गत आकर्षण बल। और इन आणविक ठोसों को भी 3 वर्गों के अंतर्गत बांटा गया है वान डेर वाल कोटि के आधार पर। एक पहला है ध्रुवीय अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा है हाइड्रोजन बंध से बंधित आणविक ठोस। तो इन ध्रुवीय और अध्रुवीय आणविक ठोसों के अंतर्गत एक तो है ध्रुवीय अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा है H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड हाइड्रोजन बंध से बंधित आणविक ठोस। अध्रुवीय और ध्रुवीय आणविक ठोसों के अंतर्गत वान डेर वाल आकर्षण बल मिलेगा, जबकि H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर अंतर्गत हाइड्रोजन बंध मिलेगा। इस हाइड्रोजन बंध की जो प्रबलता है वो वान डेर वाल बंध की तुलना में क्या होती है? उच्च होती है। इन अध्रुवीय आणविक ठोसों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो अध्रुवीय आणविक ठोसों के अंतर्गत केवल वे ही मॉलिक्यूल आते हैं। मैं पहले लेता हूं अध्रुवीय आणविक ठोस। तो अध्रुवीय आणविक ठोसों के अंतर्गत अवयवी कण क्या होते हैं? तो अध्रुवीय आणविक ठोसों के अंतर्गत अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं या अध्रुवीय परमाणु होते हैं। अध्रुवीय कौन से होंगे? जिनके की डाइपोल मोमेंट का मान, जिन अणुओं के लिए डाइपोल मोमेंट का मान 0 होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, वो होंगे अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय आणविक ठोस, इनके लिए अवयवी कण होंगे अवयवी कण। अवयवी कण कौन होते हैं? अवयवी कण वे अणु ऑब्लिक परमाणु जिनके लिए म्यू का मान क्या होता है? 0। म्यू का मान क्या होगा? 0। जैसे कि मैं एग्जांपल पढ़ूं, N2 हुआ, Cl2 हुआ, Br2 हुआ, I2 हुआ। यह अध्रुवीय आणविक ठोस है, अध्रुवीय अणु है। इसी प्रकार से CCl4 हुआ, इसके लिए म्यू का मान 0 होता है। इधर मैं बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूं जिनके लिए कि म्यू का मान म्यू मतलब द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। इनके मध्य जो आकर्षण बल होगा वो वान डेर वाल कोटि का होगा। जैसे कि मैं लूं I2, ये I, ये I, इनके मध्य दूसरा ले लिया ये I और ये I, इनके मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है वो वान डेर वाल कोटि का है। तो वान डेर वाल बल की सामर्थ्य कब बढ़ती है? तो वान डेर वाल क्या है? दुर्बल आकर्षण बल है। जब दुर्बल आकर्षण बल है, इसी वजह से
ये क्या होते हैं, वंडरवाल बल जिनके अंदर पाया जाता है वो कैसे होते हैं, गैसीय प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन आयोडीन कम रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर लगभग ठोस होता है। तो आयोडीन ठोस क्यों होता है? तो वंडरवाल बंध की प्रबलता में बात करूं, वंडरवाल फोर्सेज की, तो वंडरवाल फोर्स वो समानुपाती होता है मॉलिक्यूलर वेट के, आणविक भार के। आणविक भार मतलब अणुभार। तो आयोडीन का अणुभार उच्च होता है। जब आयोडीन का अणुभार उच्च है तो अणुभार बढ़ने के साथ साथ वंडरवाल बंध की प्रबलता, वंडरवाल फोर्सेज है उसकी प्रबलता बढ़ेगी। और जब वंडरवाल फोर्स की प्रबलता बढ़ती है तो वंडरवाल आकर्षण बल बढ़ेंगे। जब वंडरवाल आकर्षण बल बढ़ेंगे तो आंतरिक सहवरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। इसी वजह से आयोडीन के अंदर, आयोडीन का मैं बात करूं मॉलिक्यूलर फोर्सेज है, आणविक द्रव्यमान है, वो ब्रोमीन क्लोरीन की तुलना में क्या होगा, उच्च होगा। फ्लोरीन की तुलना में भी उच्च होता है। इसी वजह से इसमें वंडरवाल आकर्षण बल आयोडीन में उच्च होंगे और उच्च होने की वजह से आयोडीन ठोस है, जबकि ब्रोमीन है, क्लोरीन है, N2 है, इसके अंदर अंतर्गत वंडरवाल फोर्सेज की प्रबलता कम है और वंडरवाल फोर्सेज की प्रबलता कम होने के कारण ये गैसीय प्रवृत्ति के। तो वंडरवाल बलों के आधार पर अपन कह सकते हैं कि अध्रुवीय अणु जो होते हैं वो होंगे जिनके लिए म्यू का मान, डाइपोल मोमेंट का मान 0 होगा। अध्रुवीय अणु अध्रुवीय वलय के अंदर विलयशील होते हैं। अध्रुवीय वलय वो होंगे जिनके लिए म्यू का मान 0 होगा, जैसे कि बेंजीन है, CCl4 है, अध्रुवीय वलय है, और बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं बात करूं साइक्लोहेक्सेन है, वो अध्रुवीय वलय है। तो अध्रुवीय मॉलिक्यूलर ठोस वो अध्रुवीय वलय के अंतर्गत विलयशील होते हैं। और इसके अंतर्गत और एग्जांपल लेता हूं मैं, P4 है, S6 है, S8 है, इधर सब की सब इसके अंदर आएंगे अध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत। इधर S8 की क्राउन शेप स्ट्रक्चर होती है, S6 की चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर होती है। कई बार पूछ लेते हैं, S8 की बना रहा हूं मैं, ये S8 की स्ट्रक्चर होती है क्राउन शेप। देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसकी एक क्राउन शेप स्ट्रक्चर, मुकुट के आकार। इधर S6 की स्ट्रक्चर ये होती है जिसको बोलते हैं चेयर शेप। चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये तुम्हारा अध्रुवीय आणविक ठोस का। फिर आता है ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ध्रुवीय आणविक ठोस कौन से होंगे? ध्रुवीय आणविक ठोस वे होते हैं जिनके अंतर्गत ध्रुवीय आणविक ठोसों में जो अवयवी कण हैं, मैं ले रहा हूं ध्रुवीय आणविक ठोस, तो ध्रुवीय आणविक ठोसों में अवयवी कण वे होंगे जिनके अंतर्गत अवयवी कण या वे होंगे जिनके अंतर्गत म्यू का मान 0 नहीं होगा। म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, म्यू का मान 0 नहीं होगा। वे अणु, परमाणु की तो नहीं होंगे, इसके अंदर अणु ही होंगे। वे अणु जिनके लिए म्यू का मान 0 नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत मैं एग्जांपल लेता हूं, अर्थात म्यू का मान 0 नहीं हो, कुछ ना कुछ होगा। तो इसके एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि HCl है, HBr है, जिसके लिए म्यू का मान 0 नहीं होगा। डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने लिया CH3Cl है, म्यू का मान 0 नहीं है, ध्रुवीय ध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत। इधर तो इनके मध्य जो आकर्षण बल होगा वो कैसा होगा, इसको मैं कहता हूं HCl के अंतर्गत ये नेगेटिव, इस पर Cl की विद्युतता ज्यादा है, इस पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन की विद्युतता कम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो इसके अंदर एक द्विध्रुव प्रेरित हो गया, द्विध्रुव आकर्षण बल है, द्विध्रुव है, यहां पर डाइपोल मोमेंट है। दूसरा मॉलिक्यूल H+, ये Cl-। तो इनके मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है वो Cl इसको अट्रैक्ट करेगा H+ को। तो इसका इस मॉलिक्यूल का भी डाइपोल मोमेंट है, द्विध्रुवागुण है, इस मॉलिक्यूल का भी द्विध्रुवागुण है। 11वीं क्लास में इसको पढ़ चुके हो तुम, द्विध्रुवागुण को। तो इनके मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है
वो है द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल। इस द्विध्रुव आकर्षण बल की प्रबलता भी मैं कह सकता हूं किसकी तुलना में, इस द्विध्रुव आकर्षण बल की जो आकर्षण बल है, इस आकर्षण बल की प्रबलता जो अध्रुवीय ठोसों के अंतर्गत जो लगता है, द्विध्रुव प्रेरित लंदन फोर्सेज लगता है, अध्रुवीय आयनिक ठोसों के अंतर्गत जो आकर्षण बल लगता है वो है लंदन बल, उसकी तुलना में उच्च होता है। इसी वजह से इनके ध्रुवीय आणविक ठोसों के अंतर्गत वंडरवल जो आकर्षण बल है, द्विध्रुव आकर्षण बल, इसकी प्रबलता लंदन फोर्स की तुलना में उच्च होती है। इस कारण इनके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इधर अध्रुवीय आणविक ठोस विद्युत के, मैं अध्रुवीय की बात कर रहा हूं, अध्रुवीय आणविक ठोस हैं वो विद्युत के पूर्णतः कुचालक होते हैं, उनके अंतर्गत विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। जबकि मैं बात करूं किसकी, ध्रुवीय आणविक ठोसों की, तो ध्रुवीय आणविक ठोसों के अंतर्गत भाई दो पोल बन रहे हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, इसलिए इनका जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो विद्युत का सुचालक होता है। HCl विद्युत का क्या होता है, सुचालक है। HCl नहीं होता विद्युत का सुचालक। इनके अंतर्गत हल्की फुल्की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन जो अध्रुवीय आणविक ठोस अवस्था के अंतर्गत अध्रुवीय तो विद्युत के पूर्णतः कुचालक होंगे, चाहे ठोस हो चाहे द्रव अवस्था में। लेकिन ध्रुवीय आणविक ठोस की बात करूं तो ये ध्रुवीय आणविक ठोस हैं, अगर ठोस अवस्था के अंतर्गत हैं तो विद्युत के कुचालक होंगे, लेकिन लिक्विड फेज के अंतर्गत हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस लिक्विड फेज के अंतर्गत हैं, द्रव अवस्था के अंतर्गत हैं, तो ये विद्युत के सुचालक होंगे। जबकि अध्रुवीय आणविक ठोस द्रव और ठोस दोनों अवस्था के अंतर्गत ही विद्युत के कुचालक होते हैं। इसके एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हैं कि जिनके अंतर्गत म्यू का मान 0 नहीं हो। उसके बाद आता है H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ठोस, हाइड्रोजन बंध से बंधित आणविक ठोस, H बॉन्डेड। तो H बॉन्डेड आणविक ठोस कौन से होंगे, कि वे आणविक ठोस जिनके अंतर्गत क्या मिलता है, जिनके अंतर्गत हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, वो H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ठोस होंगे, H बॉन्डेड आणविक ठोस। तो हाइड्रोजन बंध की पहचान कैसे करेंगे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अगर हाइड्रोजन सीधा जुड़ा हुआ है तो उस मॉलिक्यूल के अंतर्गत हाइड्रोजन बंध मिलता है। अर्थात फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अगर सीधा जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, तो उसके मॉलिक्यूल के अंतर्गत हाइड्रोजन बंध मिलेगा। तो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इधर NH3 के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, H2O के अंतर्गत भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, H3BO3 के बोरिक एसिड के अंतर्गत हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, बोरिक एसिड के अंतर्गत हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। इसी को बोरिक एसिड को अपन ऐसे लिख सकते हैं, या BOH का होल प्राइस, अर्थात हाइड्रोजन ऑक्सीजन से सीधी जुड़ी हुई है। एल्कोहल के अंतर्गत भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, अर्थात वे अणु जिनके अंतर्गत हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है वो होंगे H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ठोस। H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ठोस में जो लगने वाला आकर्षण बल है वो हाइड्रोजन बंध की कोटि का होगा, जिसकी प्रबलता वांडरवाल बंध की तुलना में उच्च होती है। ये H बॉन्डेड आयनिक ठोस के जो एग्जांपल्स हैं वो आपके लिए मैंने लिख दिए हैं। इधर हाइड्रोजन बंध की सामर्थ्य उच्च होने के कारण इनके गलनांक क्वथनांक, H बॉन्डेड सॉलिडों के आणविक ठोसों के गलनांक और क्वथनांक ध्रुवीय और अध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में क्या होते हैं, उच्च होते हैं।
जिन आणविक ठोसों के अंतर्गत हाइड्रोजन बंध मिलता है वो कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो मैं HF के अंतर्गत हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाऊं तो HF के अंतर्गत जिगजैग प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। इधर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अर्थात जब हाइड्रोजन परमाणु जब दो उच्च विध्रुवीय परमाणु के मध्य आता है तो उसके अंदर H बॉन्डिंग पाई जाती है। इधर आइस के अंतर्गत, बर्फ के अंतर्गत भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। जल जब बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके अंतर्गत क्या होगी, जब बर्फ के अंतर्गत तो दो बनते हैं भाई हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड, ये तो है सह संयोजक बॉन्ड। और ये दो वाले जो ऊपर वाले बंद हैं जो वो बनेंगे H बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही बर्फ जो होती है टेट्राहेड्रल शेप की होती है, और एक विशेष टेट्राहेड्रल शेप की होने की वजह से ही इसके मॉलिक्यूल पास पास आते हैं। इसी वजह से बर्फ जल से भारी होने के बावजूद भी जल की सतह पर तैरती है। केविटीज बन जाती है, केविटीज के बीच में स्पेस होता है, स्पेस की वजह से इसका घनत्व कम हो जाता है और द्रव्यमान घनत्व कम होने की वजह से जल की तुलना में इसका बर्फ का घनत्व कम होता है। इसी वजह से जल की सरफेस पर ये तैरती भी है। बोरिक एसिड के अंतर्गत भी H बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, वो नेटवर्क सॉलिड है बोरिक एसिड भी HBO3। तो ये अपन ने आणविक ठोसों का वर्गीकरण पढ़ लिया है। मैं वापस से रिपीट करता हूं एक बार कि आयनिक ठोसों के अंतर्गत जो लगने वाला आकर्षण बल है वो कैसा होगा, विपरीत आवेशित आयंस के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। धात्विक ठोसों में लगने वाला आकर्षण बल है वो कौन सा होगा, कर्नेल और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, उसको बोलते हैं धात्विक बंध। तो धात्विक बंध की जो प्रबलता है वो आयनिक बंध के बाद कम होती है। इधर उसके बाद आता है तीसरा सहसंयोग बंध। तो सहसंयोग बंध के अंतर्गत सहसंयोग ठोस के अंतर्गत लगने वाला जो आकर्षण बल है वो सहसंयोग बंध की कोटि का होता है। उसकी प्रबलता धात्विक बंध की तुलना में क्या होती है, कम होती है। और लास्ट में आता है आणविक ठोसों में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो वान डेर वाल बल की कोटि का होता है। तो सबसे प्रबल आकर्षण बल कौन सा होगा, आयनिक बंध के अंदर, उसके बाद धात्विक बंध, और उसके बाद सहसंयोजक बंध, और उसके बाद वान डेर वाल हाइड्रोजन बंध H बॉन्ड। और H बॉन्ड के बाद सबसे कम होता है वान डेर वाल बंध, वान डेर वाल आकर्षण बंध। अब इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्रिस्टल जालकों से संबंधित होगा।